morning students. Today we will be reading Newton's first law of motion. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में सिंपली न्यूटन ने ये कहा, जो कि बहुत बड़ा सत्य भी है, कि एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू परसिस्ट इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट until and unless we are not applying an external force. बहुत सिंपल एग्जांपल, ये चौक है. If I am rolling this chalk on the ground, क्या होगा? After a certain period of time, the chalk will stop rolling and the chalk will come to rest. क्यों रेस्ट में आ रहा है? क्योंकि force of friction is acting between the chalk and the ground. But अगर मैं friction को neglect कर दूं या मैं friction को remove कर दूं, and if I am rolling the chalk, तो will it stop? No, it will continue to roll forever. तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड यहाँ पर है. अब मैं घर छोड़ के चला आया हूँ, 100 साल बाद लौटूं, तो इस ब्लैक बोर्ड पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, फिक्स है. मतलब ये इक्विलिब्रियम फोर्स तो लग रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है इसका वेट, बट ये जो भी उसके स्क्रूज है उसने इसको इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है. तो मैं 100 साल बाद भी आऊँ तो ये ब्लैक बोर्ड रेस्ट पर है, और रेस्ट में रेस्ट का ही रहेगा, ये मूव तो करेगा नहीं. ऐसा नहीं यहाँ लगा है तो इसमें 100 साल बाद आऊँगा तो वहाँ खिड़की भी चला जाएगा. इट इज नॉट पॉसिबल. तो वही कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it will continue to be at rest. If the object is in motion, it will continue to be in motion until and unless you are not applying an external force. तो external force जरूरी है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, नहीं तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा. एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से, आप टीवी देख रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, जब तक मम्मी या पापा नहीं बोलते बेटा छोड़ दे, अब मन नहीं भरा हो तो, मतलब मन भर गया हो तो क्या तब तक आप टीवी या मोबाइल छोड़ते हो? कभी नहीं छोड़ते हो. तो मम्मी या पापा क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या दे आर द एक्सटर्नल फोर्स दैट आर चेंजिंग योर स्टेट ऑफ या द रिलेशन ऑफ मोबाइल विथ योरसेल्फ. तो स्टेट ऑफ मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं करेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता. ठीक है. अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम एक दिया गया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया. क्या बोला गया? लॉ ऑफ इनर्शिया. अब बात करते हैं इनर्शिया की. अब इनर्शिया का जो जनरल मीनिंग है वो है टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करना और अपोज करना. ऑपोजिशन पार्टी है ना कांग्रेस, वैसे रेजिस्ट करना या अपोज करना. किसको अपोज करना? एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. मतलब वही बात है, जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है. इट डज नॉट वांट टू चेंज. तो व्हाट इज इनर्शिया? इट इज टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच द ऑब्जेक्ट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया. मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगर मुझे कोई ना हिला और मेरा भी मन ना करे हिलने का, तो मैं यहीं कहीं खड़ा रह जाऊंगा. ठीक है. तो इसे कहते हैं इनर्शिया. अब एक क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट फैक्टर डज इनर्शिया डिपेंड? इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्शिया डिपेंड करता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर. किस पर डिपेंड करता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर. बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ. आपने रेसलिंग देखी होगी शायद, या नहीं भी देखी होगी, कोई भी एग्जांपल ले लो. जैसे बिग शो है. बिग शो इज अ वेरी बिग बल्की हैवी पर्सन, और सपोज आपका रे मिस्टीरियो है. रे मिस्टीरियो छोटा सा है. अब मान लो कोई रेसलर आ गया, सपोज बतीस्ता आ गया या ब्रॉक लेसनर आ गया. अब ब्रॉक लेसनर को अगर रे मिस्टीरियो को पुश करना है, तो रे मिस्टीरियो तो छोटा सा है, हल्का सा है, उसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा पुश करने के लिए. लेकिन अगर बिग शो को हिलाना है तो उसके लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा? ज़्यादा लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ग्रेटर है तो उसकी रेजिस्टिंग पावर या अपोजिंग पावर ज्यादा है, मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा है. तो ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट,
ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, क्लियर है? तो जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। अब इनर्शिया को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहां पे अपन देखते हैं इनर्शिया को। सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सभी ने कैरम खेला है? कैरम देखा है ना, ऐसा रहता है, बीच में कॉइन्स का ऐसा पहाड़ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्ट्राइकर लिया एंड आई एम हिटिंग ऑल द कॉइन। तो व्हेन द कॉइन्स आर मेड टू स्टैंड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉलम और पिलर, एंड व्हेन आई एम हिटिंग विद द स्ट्राइकर, इफ आई एम हिटिंग फोर्सफुली, तो स्ट्राइकर कौन से कॉइन को हिट करता है, बॉटम मोस्ट कॉइन को हिट करता है। बॉटम मोस्ट कॉइन किसमें आ जाता है, मोशन में, वो वहां से निकल लेता है, और बाकी जितने कॉइन है वो वहीं के वहीं गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, बिकॉज फोर्स किस पे लगा, बॉटम मोस्ट पे फोर्स, बाकी जो ऊपर कॉइन थे उसमें फोर्स नहीं लगा। तो बॉटम मोस्ट कॉइन तो निकल लिया, बाकी कॉइन कैसे थे, रेस्ट पर, एंड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे वांट टू बी एट रेस्ट, इसीलिए वो कॉइन वहीं के वहीं गिर जाते हैं। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, whenever you or your mother or the servant at your home, whenever he is cleaning the, you can say the carpet को clean करते हैं ना, तो what we are doing, how we are dusting the carpet, we are winnowing it ना, ऐसे ऐसे उसको पुश करते हैं या उसको हिट करते हैं स्टिक से, है ना, देखा ऐसे पट 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 हिट करते हैं या बीट करते हैं ऑन एनी सर्फेस। तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर बीटिंग द कारपेट ऑन द सर्फेस, ये सर्फेस में बीट कर रहा हूँ कारपेट को, तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेन कारपेट इज बीटन ऑन द सरफेस, कारपेट कैसे हो गया, मोशन में हो गया। डस्ट पार्टिकल जो थे कारपेट में वो कैसे हैं, रेस्ट पर। जब मैं बीट कर रहा हूँ तो फोर्स तो कारपेट पे लग रहा है, डस्ट पार्टिकल पे नहीं लग रहा। तो डस्ट पार्टिकल कैसा रहना चाहेंगे, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। तो व्हेन यू आर बीटिंग द कारपेट कम्स इनटू मोशन, बट द डस्ट पार्टिकल दैट आर अटैच्ड टू द कारपेट दे कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, and therefore they are detached from the carpet। तो कारपेट में जो धूल निकलती है वो भी किस प्रिंसिपल पे निकलती है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये एग्जांपल एग्जाम में भी कई बार आता है। ठीक है, now everyone has experienced that when you are traveling in a bus or a car, and बस में आपने बहुत बार किया होगा, या किसी बाइक में पीछे बैठो और अचानक से वो ये एक्सेलेरेटर लेता है, तो अपनी बॉडी कहाँ चली जाती है, पीछे चली जाती है, जिसके बाद अच्छी बाइक हो या कुछ लोग स्टंट मारने के लिए भी कर देते हैं, खैर कोई नहीं। तो व्हाट इज हैपनिंग, सपोज बस का मैंने एग्जांपल लिया, ये कुर्सी है, बस की सीट है, ये आपकी बस है, ठीक, ये टायर है, ये आप बैठे हो मस्त एकदम बस में, ये आपके मस्त बाल है, ब्यूटीफुल हेयर। ना अभी इनिशियली क्या है, बस कैसी है, रेस्ट में, ठीक, आपकी बॉडी भी कैसी है, रेस्ट में। अब जैसे ही बस स्टार्ट होती है, एज द बस इज स्टार्टिंग, तो व्हाट इज हैपनिंग, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये जो आपके पैर से लेकर आपका बम, जो आपका बम वाला हिस्सा है, बम के थ्रू बैठते हो ना, यू आर पुटिंग योर बम ऑन द सीट, तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, दैट इज फ्रॉम योर लेग्स टिल योर बम, ये कैसा होता है, ये बस के साथ कैसा आ जाता है, मोशन में आ जाता है। अब अगर अपर पार्ट ऑफ बॉडी की बात करें, तो अब बस में तो सीट बेल्ट होते नहीं कि आपका बॉडी चिपका हो एकदम बस की सीट से, है ना, तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो फ्री है, ये वाला पार्ट मेरा जो है बॉडी का। अच्छा, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इनिशियली कैसा है, रेस्ट में, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो कैसा रहना चाहेगा, वो रेस्ट में रहना चाहेगा। तो आपके जो पैर हैं वो आगे चले गए बस के साथ, और आपकी ये बॉडी यहीं पर, तो आप कहाँ चले जाओगे, पीछे।
तो क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी फॉल बैकवर्ड व्हेन अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो कैसे आंसर देना है? इनिशियली बोथ द बस एंड आवर बॉडी आर एट रेस्ट. As the bus is starting or it is moving, the lower part of the body which is in contact with the bus, it comes into motion, but the upper part of the body which is not in direct contact with the bus continues to be at rest due to inertia of rest and we fall backward. So ये कारण है कि हमारी बॉडी कहाँ चली जाती है? पीछे चली जाती. So these are the examples of inertia of rest. और भी example हैं, you can check your text book for more example. Now we will study inertia of motion. So next topic is inertia of motion. Now what is inertia of motion? If an object is in motion, it will continue to be in motion until and unless you are not applying an external force. Yeah. The tendency of an object to resist any change in its state of motion is called inertia of motion. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, फिर से कार, बस, ट्रक, ट्रेन का अपन लेते हैं कि when you are moving in a bus, बस ऑलरेडी मूव कर रही है, ट्रेन ऑलरेडी मूव कर रही है and you are applying brake, मतलब जो भी ड्राइवर उसने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होता है? हमारी बॉडी कहाँ जाती है? We fall forward. We fall forward. फिर से सेम केस. तो क्वेश्चन आता है व्हेन द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग बस अप्लाइज ब्रेक वी फॉल फॉरवर्ड. व्हाई आर वी फॉलिंग फॉरवर्ड? अब देखो ये मैं बैठा हूँ यहाँ मस्त, ये ऐसे, ये मेरे बाल हैं, काश इतने बाल होते, चलो कोई बात नहीं. नाउ इनिशियली द बस इज मूविंग, द बस इज इन मोशन and my body is also in motion along the direction of bus. अब बस वाले भैया ने ब्रेक मार दिया. क्या मार दिया? ब्रेक मार दिया. जैसे ब्रेक मारा, the lower part of the body of my body which is in contact with the bus. अब कौन सा पार्ट, अगर मैं इसे बैठ रहा हूँ तो कौन सा पार्ट कांटेक्ट में है? My legs and my bum, है ना? दो चीजें कांटेक्ट में है. So the lower part, आपको वहाँ बम नहीं लिखना है आंसर में, ठीक है? लोअर पार्ट लिखना है. The lower part of the body which is in contact with the floor of the bus या with the bus, वो बस के साथ कैसा आ जाएगा? जब ब्रेक मारेंगे तो रेस्ट में आ जाएगा. लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी अबव माई वेस्ट, ये इनिशियली कैसा था? मोशन में. अब इस पे तो ब्रेक नहीं लगे ना, ये तो फ्री है, ये फ्री है एकदम. So if initially this part of the body is in motion and what will happen due to inertia of motion, it will continue to be in motion. वो motion में ही रहना चाहेगा. तो what will happen? As the driver of a moving bus will apply the brake, the lower part of the body which is in contact with the bus, it will come to rest, but the upper part of the body which was in motion will continue to be in motion due to inertia of motion and we will fall forward. Simple example है, ठीक है? एक और एग्जाम्पल है, यू मस्ट हैव सीन ऑन द रेलवे स्टेशन कि जो वेंडर्स होते हैं चाय वाले और समोसे वाले, व्हेन दे आर जंपिंग ऑफ द रनिंग ट्रेन, देखते हैं चलती ट्रेन से कूद जाते हैं, तो दे आर नेवर स्टॉपिंग, वो कुछ डिस्टेंस दौड़ते ही रहते हैं. वाई आर दे रनिंग? बिकॉज देखो यहाँ पे ये ट्रेन चल रही थी, ट्रेन कैसी है? मोशन में. अब अगर ट्रेन मोशन में है तो जो बंदा जो ट्रेन से कूदना चाहता है प्लेटफॉर्म पे, उसकी बॉडी में भी कैसी है? मोशन में. अब मैं जंपिंग के साथ, मतलब ट्रेन है और ये मेरी बॉडी है, अब मैं ट्रेन से ऐसे कूद गया, अब मेरी बॉडी इनिशियली कैसी है? मोशन में. तो सपोज मैं कुछ डिस्टेंस रन नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं वहीं पर रुक जाऊँ, तो इफ आई एम स्टॉपिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, तो क्या होगा? अभी तो मेरी पूरी बॉडी मोशन में थी, मैंने तुरंत ब्रेक मार दी एकदम, तो क्या होगा? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो मेरे पैर हैं, वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी तो फ्री है ना. आई वॉन्ट टू लाई बट माई हैम्स डोंट लाई, तो फ्री है. तो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी मोशन एंड वी विल फॉल फॉरवर्ड. धम्म से मुंह के बल गिर जाएंगे. तो इसीलिए जो वेंडर्स हैं या जो भी लोग हैं, जब भी वो चलती बस या ट्रेन से कूदते हैं, कोई भी इंसान कूदता है, वैसे कूदना नहीं चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस, डोंट ट्राई दिस एट होम, ठीक है?
at anywhere else. So whenever they are jumping, they are running some distance. Why they are running? Because if they will stop, lower part will come to rest, but upper part will continue to be in motion and they will fall on the ground and they will get severe injury. तो इसलिए वो भी दौड़ते रहते हैं. I hope it is clear to you. Last part of the inertia is, that is the third part. ये सब सुन लो, ये सब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आता है इनर्शिया, और इनर्शिया के 3 पार्ट हैं. लास्ट पार्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नाउ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ इट्स डायरेक्शन. मतलब अगर मैं सपोज ये नॉर्थ है, जस्ट सपोज, तो अगर मैं नॉर्थ जा रहा हूं तो मैं नॉर्थ ही जाता रहूंगा. अगर मैं साउथ जा रहा हूं तो मैं साउथ ही जाऊंगा. मैं अपना डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं करूंगा. कब चेंज होगा? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा. अब इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है. आपने बस या कार में देखा है, जब भी बस या कार एक शार्प टर्न लेती है तो आपकी बॉडी या तो ऐसे गिरती है या तो ऐसे गिरती है ना. सभी ने ऑब्जर्व किया है या महसूस किया ये चीज? क्यों गिरती है आपकी बॉडी? तो मैं, ये बस चल रही है, ठीक है, ये बस है, यहाँ पे मैं बैठा हूँ. अब मेरे उम्र हो गई है, मेरे बाल झड़े तो मेरे बाल कम बचे, तो वैसे भी झड़ रहा है. तो व्हेन द बस इज टेकिंग अ शार्प टर्न, जैसे सपोज ये बस है, ठीक है, ऐसे जा रही है. अब ये बस मान लो लेफ्ट साइड इस तरफ टर्न ले रही है और मैं ऐसे बस में बैठा हूँ. अब देखो जैसे बस टर्न लेगी, तो जैसे बस टर्न लेगी तो मान लो मैं ऐसे बैठा हूँ तो घूमेगी ऐसे, तो मेरी बॉडी फिर ऐसे हो जाएगी ना फाइनली. तो एज द बस विल टेक टर्न, फिर से क्या होगा? सपोज ये बस इस तरफ टर्न हो रही है तो लोअर पार्ट ऑफ माय बॉडी, अच्छा देखो अभी बस इनिशियली ऐसे जा रही है तो मेरा इनिशियल डायरेक्शन भी कैसा है? ऐसा. अब बस ने ऐसा टर्न ले लिया तो लोअर पार्ट ऑफ माय बॉडी विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द बस, वो क्या करेगी? वो बस के साथ टर्न हो जाएगा. लोअर पार्ट मतलब मेरे पैर से लेके मेरा बम तक, लेकिन मेरा अपर पार्ट तो फ्री है. आई वॉन्ट टू लाई बट माई हिप्स डोंट लाई. तो अपर पार्ट तो फ्री है. तो अपर पार्ट क्या करेगा? तो ऐसा होगा, मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ और मैं कैसे दिखाऊंगा, थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है. हाँ, तो मैं ऐसे बैठा हूँ तो बस ऐसे टर्न हुई तो लोअर पार्ट तो ऐसे टर्न हो गया, बट ये अपर पार्ट क्या? अपर पार्ट तो फ्री है. तो अपर पार्ट विल कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोशन और मैं इस तरफ गिर जाऊंगा. तो जनरली मैं जिस तरफ गिरता हूँ वो कौन सा डायरेक्शन है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ माय इनिशियल मोशन. तो अगर मान लो मैं कैमरे की तरफ मूव कर रहा हूँ और बस ने इस तरफ टर्न लिया तो ये वाला जो लोअर पार्ट है ये तो ऐसे मूव हो गया, बट अपर पार्ट इसी तरफ जाना चाहेगा और मैं ऐसे गिर जाऊंगा. और फिर मान लो नेक्स्ट केस में बस ने इधर टर्न ले लिया, मैं इनिशियली आपकी तरफ जा रहा हूँ तो ये लोअर पार्ट ऐसे मूव हो जाएगा, बट ये वाला पार्ट यही जाएगा और फिर से मैं ऐसे गिर जाऊंगा. तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी फॉल व्हेन ड्राइवर ऑफ अ बस टेक्स अ शार्प टर्न? तो कैसा लिखना है आंसर? When the driver of a bus takes a sharp turn, the lower part of the body changes direction along with the bus, but the upper part of the body continues to move in the same direction due to inertia of direction, and we fall in the direction of initial motion. So I hope it is clear to you. थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना है तो वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखना, समझ में आ जाएगा. So this completes the first law of motion. Now we will study the second law of motion. Thank you for watching. Bye.